नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, याचिकाओं की संख्या के हिसाब से सबको एक साथ नहीं सुना जा सकता। किरेन रिजिजू का दावा, मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है कानून। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने एनआईए जांच के लिए खटखटाया कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा। सुवेंदु अधिकारी भी मुर्शिदाबाद जाने के लिए पहुंचे हाई कोर्ट। हिंसा के विरोध में भाजपा राज्य भर में मना रही है शहीदी दिवस। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। कहा, कांग्रेस के आचरण में है भ्रष्टाचार। धरना प्रदर्शन से दबाव में नहीं आएगी ईडी। अपने नेताओं पर ईडी के एक्शन से भड़के कांग्रेसी देश भर में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। और अमेरिका ने फिर दिया चीन को बड़ा झटका। चीन के उत्पादों पर 245% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन की जवाबी कार्रवाई को बताया टैरिफ बढ़ाने का कारण। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इस बीच प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाओं की संख्या के हिसाब से सबको एक साथ नहीं सुना जा सकता। उन्होंने साथ ही कहा कि जिन वकीलों का हम नाम लेंगे, उनसे हम 2 पक्षों पर उनका पक्ष सुनना चाहते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कोर्ट को कहा कि संशोधित कानून के ज्यादातर प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। सीजेआई लेकिन हिंदुओं के मामले में भी ऐसा होता है। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता। अनुच्छेद 26 इस मायने में सेक्युलर कानून है, ये सभी पर लागू होता है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के इमामों, मौज़िनों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता में भी वक्फ, संसद में भी वक्फ बिल पर कड़ा एतराज जताया था। बिल पास होने के बाद ममता ने कहा था कि वे इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वे केंद्र की नीति के खिलाफ खड़ी रहेंगी। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे राज्य सरकार पर भरोसा रखें। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने में विफल रही ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है, इसलिए राज्य सरकार पर आरोप लगाना सही नहीं है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया?
पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को कुचल दिया गया है। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सीज कंप्लीटली फेल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिजास्टर। उन्होंने बताया सब लोग मिचिल मीटिंग कर सकता है। अपोजिशन लीडर को 82 टाइम हाई कोर्ट जाना पड़ा, 82 टाइम हाई कोर्ट का इजाजत लेकर प्रोग्राम करना पड़ा। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेल्योर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात नियंत्रण में तो हैं, लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शनिवार को पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भाजपा इन लोगों की याद में आज शहीदी दिवस मना रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शहीद दिवस मना रहे हैं और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए शहीद पिता पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये दंगा करवा रही है। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। ये दंगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। हम लोग कावड़ हिंदू नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बंगाल की सीएम पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक राज्य की मुख्यमंत्री कैसे कह सकती है कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी, जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं। Disturbing is the chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. But the chief minister who is in charge of the law and order incites violence, it is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या और उनके पलायन पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हुआ उसकी वो भर्त्सना करते हैं। साथ ही ममता बनर्जी से सवाल किया कि वे वोट बैंक के लिए कितना गिरेंगी। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है? हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंची, अब वहां लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तो हमें डर है कि वो पूरा हमें अटैक करेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं और इस बात का संकेत है कि ममता जी की सरकार के नंबर अब गिने हुए हैं। वहीं भाजपा ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि उन्हें वक्फ बोर्ड में महिलाओं, पिछड़े और गरीब मुसलमानों को स्थान देने से परेशानी क्यों हो रही है। ममता जी, अगर वक्फ बोर्ड में
केंद्र में और सारे प्रदेशों में महिलाओं को जगह दी जा रही है, तो आपको परेशानी है क्या? ममता जी, अगर पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? वक्फ के द्वारा जो गलत तरीके से गरीब मुसलमानों की जमीन छीनी गई है, जब्त की गई है वक्फ के नाम पर, उसके बारे में अगर ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या ममता जी? यही तो बड़े सवाल हैं। इन बड़े सवालों का जवाब दीजिए आप। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन फिर बाहर आ गया है। वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में हल्ला बोल रहा है। अपने नेताओं को कानूनी शिकंजे में आते देख कांग्रेसी बौखला गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया है और चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिस पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। उधर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर पूछताछ की। कल भी ईडी ने हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जहां उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किया गया। रॉबर्ट वाड्रा पर ये शिकंजा कसता जा रहा है और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप लगाया गया। और आपको बता दें कि 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। वहीं जमीन 58 करोड़ रुपए में DLF को बेच दी गई। ये रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है ईडी का। और तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ रुपए से अधिक कमाने का आरोप है। ये रॉबर्ट वाड्रा पर जो है शिकंजा है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का भी इसमें नाम आ रहा है। वो भी इस केस में आरोपी बताए जा रहे हैं। 1 सितंबर 2018 को ये मामला दर्ज किया गया था। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि IPC के तहत धोखाधड़ी, साजिश रचने और जालसाजी का ये पूरा केस बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने आज फिर कांग्रेस पर हमला बोला। नेशनल हेराल्ड मामले में ही ईडी की पहली चार्जशीट पर कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को धरना देने का पूरा अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार पर कहा कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को सीखना चाहिए। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी।
और भारतीय रेलवे को आज 172 साल हो गए हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 172 वर्ष पहले भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई। मुंबई में वह दिन ऐतिहासिक था। उस दिन वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। उस दिन दोपहर 3:35 पर 21 तोपों की सलामी के साथ बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली बार 14 डिब्बों की एक ट्रेन रवाना हुई थी। उस पर सवार थे 400 आमंत्रित यात्री। इस ट्रेन को 3 इंजन खींच रहे थे, जिनके नाम थे सिंध, सुल्तान और साहब। उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 15 मिनट में तय किया था। तब से लेकर आज तक भारतीय रेल देश सेवा में तत्पर है। भारत में ये 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। ऐसे में भारतीय रेलवे ने 172 साल का सफर पूरा किया है। रेलवे को असली पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में ही मिली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता, संवेदनशीलता और क्षमता को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर मोदी सरकार देश भर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और विस्तार देने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के रेलवे नेटवर्क में 34,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बने हैं, जो जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा हैं। वहीं रेलवे में 2014 से 2024 के बीच नए ट्रैकों की औसत कमीशनिंग 8.54 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रही है। इसके अलावा 2014 से अब तक हर साल औसतन 150 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गईं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे के लिए कुल 2,65,200 करोड़ रुपए का पंजीकृत व्यय निर्धारित किया गया, जो वित्त वर्ष 2009 और 14 की अवधि के दौरान आवंटित 45,900 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक है। दूसरी तरफ रेल लाइनों का लगभग 100% विद्युतीकरण हुआ है, जो 2014 में मात्र 35% था। 2014-25 के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 290 से अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। वहीं रेल नेटवर्क गति क्षमता का 110 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 80,000 किलोमीटर तक विस्तार किया गया। भारत में रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण पर 2014 से 2024 के बीच 1,10,000 करोड़ के करीब खर्च किए गए हैं। साथ ही आज़ादी के बाद 2014 तक भारत के रेलवे नेटवर्क में 125 किलोमीटर टनल थे, लेकिन 2014 के बाद से अभी तक 460 किलोमीटर नई टनल बन चुकी हैं। रेलवे के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता के लिए 2014 से फरवरी 2025 तक लगभग 23,000 किलोमीटर ट्रैक का उन्नयन और सुधार किया गया है, जबकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को बदलने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पूरी गति से आगे बढ़ रही है। वहीं 28 फरवरी 2025 तक देश के 6,600 से अधिक स्टेशनों पर पूर्ण रेल पथ परिपथ की व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए रेलवे में सुरक्षा की, तो 2013-2014 में 39,463 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, जबकि 2025-26 के बजट में रेल सुरक्षा के लिए 1,16,470 करोड़ का बजट रखा गया है। इस बीच 97 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का काम पूरा हो गया और 257 नए टर्मिनल पर काम चल रहा है। भारतीय रेलवे ने आधुनिक यात्री डिब्बों और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और यात्री सुविधाओं के साथ देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू की। इन ट्रेनों की संख्या मात्र 6 वर्षों में 136 तक पहुंच गई है। इसने 24 राज्यों के 333 जिलों को कवर किया है, जबकि हाई स्पीड बुलेट रेल के लिए समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण कार्य जारी है।
और दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली सरकार सख्त नजर आ रही है, तो वहीं आज काफी संख्या में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने भी शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। किन मांगों को लेकर रहा ये प्रदर्शन, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना ने। Roll back, fee hike. 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 दिल्ली के अलग अलग इलाकों के प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक शिक्षा निदेशालय के बाहर पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे हैं, बात करते हैं। हम मीरा मॉडल स्कूल के पेरेंट्स हैं और यहाँ पे तमाम स्कूल के पेरेंट्स यही मांग लेके आए हैं कि जो दिल्ली में एक गोरख धंधा चल रहा है आर्बिट्रेरी फ़ी का, इस पे लगाम लगाने के लिए एक कानून की आवश्यकता है। इतनी फ़ीस किस तरह से बढ़ाई जा रही है और सारा अनएथिकल अनअप्रूव्ड फीस लिया जा रहा है। मैं खुद 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान हूँ। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप खुद समझ आ रहे हैं 25-30 हज़ार कमाने वाला बच्चा 8-10 हज़ार रुपये फीस का, और ऊपर से बुक्स का खर्चा। बिना अप्रूवल के आप फीस बढ़ा भी रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा है जो कम पैसे कमाने वाला वो आपकी फ़ीस भर ही देगा। आप फोर्सफुली आप फोर्स कर रहे हो आप पेरेंट्स को उसे फ़ीस देने के लिए, और अच्छा उसके अगेंस्ट सपोज आप फीस बढ़ा भी रहे हो जस्ट डबल। मैं आप 45%, कुछ लोग कह रहे हैं 45%, 50%, लेकिन आप वैसे देखोगे अगर मैं फीस भर रहा हूं जो मेरे एंड से जा रही है दैट इज ऑलमोस्ट डबल। जो एक्स्ट्रा फीस बढ़ाई गई है वो वापस ली जाए। हम आम पेरेंट्स को ना ये स्कूल की फीस मतलब बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब मैं तो चलो एक चाइल्ड, जिनके 2-2 चाइल्ड हैं उनके लिए तो मतलब 1 साल की फीस भी मतलब देखें तो मतलब एक घर बन जाएगा। सीरियल स्कूल में ये हालत है कि एक बुक्स का और स्टेशनरी सेट 17-17 हज़ार रुपये का है। एक बच्चे का, गरीब बच्चे का एडमिशन हो गया, उनको 1700 रुपये के जूते जिसके कभी पिताजी ने नहीं पहने वो ज़बरदस्ती इसको बेचे जा रहे हैं। ड्रेस बेची जा रही है, किताबें 10-10 पेज की किताबें 500-500 रुपये की है, 10 किताबें 5000 रुपये की, स्टेशनरी 20,000 रुपये की। अंधेर नगरी चौपट राजा है जी। साउथ दिल्ली साकेत में न्यू ग्रीन फील्ड में मेरी बेटी पढ़ती है 4th स्टैंडर्ड में। अभी बीती 18 तारीख को मैं रिजल्ट देने गया था। 18 तारीख को जब मैं रिजल्ट देने गया, मुझे टीचर ने धमकाकर वापस किया सभी पेरेंट्स के सामने कि पहले जाओ फीस भर के आओ। मेरी बेटी 4th स्टैंडर्ड में, क्या उसको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? उसको अब कौन सी स्मार्ट क्लासेस दी जा रही हैं? उसके नाम पर वो मुझसे फीस ले रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि आप ड्रेस यहीं से लोगे। हर साल पैटर्न बदल देते हैं ड्रेस का, ड्रेस यहीं से खरीदोगे। हर साल कम से 20-25 हज़ार रुपये का वो एक्स्ट्रा पैसा हमसे लेते हैं, और इस बार भी उन्होंने फीस बढ़ाकर जो फीस मुझसे ली है उस पर भी उन्होंने ब्याज लिया। क्वीन मैरी मॉडल टाउन का बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या है, बच्चों को एक सीट पे 4-4 बच्चों को एक सीट पे बिठा रहे हैं। बस खाली जा रही है लेकिन बच्चों को ऐसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है बच्चों को। तो अब ये किया जा रहा है, ऐसे हरास किया जा रहा है बच्चों को। यही चीज़ें की जा रही हैं सर उनके साथ। अगर हम फीस नहीं पे करेंगे तो वो हमारे बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। इस डर में सभी को ले रहे हैं वो। तो सभी कुछ कर भी रहे हैं पेरेंट्स उनको फीस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके स्कूलों के अंदर जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस को वृद्धि कर दिया गया है। उनसे बिना पूछे इतनी फ़ीस बढ़ाई गई है, जिसका रोष इन अभिभावकों में साफ देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर एक बार फिर गर्मा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ को सीधे 245% तक बढ़ा दिया है। पहले ये टैरिफ 145% था। ये फैसला तब आया जब चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर 125% तक का जवाबी टैरिफ लगाया। व्हाइट हाउस ने इस फैसले की जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन को अब अपनी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अमेरिका में आयात पर 245% तक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के आदेश में कहा गया कि अमेरिका विदेशी स्रोतों पर निर्भर है, जो गंभीर, लगातार और लंबे वक्त के लिए सप्लाई चेन पर झटका लगने के रिस्क में है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए जोखिम की संभावना को बढ़ाती है। पेरू के लीमा में ISSF वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने हमवतन और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मनु दूसरे स्थान पर रही और रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए सुरुचि सिंह और मनु भाकर के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। 18 साल की सुरुचि सिंह धाकड़ महिला शूटर मनु भाकर पर भारी पड़ी और 243.6 पॉइंट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मनु भाकर ने 242.3 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया।
और इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें टीम को 4 में जीत और 1 में हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं राजस्थान की टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें टीम को 4 में हार और सिर्फ 2 में जीत मिली है। ऐसे में प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बनाए रखने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा। पिछले सीजन में दिल्ली और राजस्थान की टीम 2 बार भिड़ी थी, जिसमें दोनों को 1-1 में जीत मिली थी। दिल्ली को इस सीजन में एकमात्र हार मुंबई इंडियंस के हाथों दिल्ली में ही मिली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।